साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हाईकोर्ट से नुपुर तलवार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते का दिया पेरोल। बेटी आरुषि और नौकर की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने नुपुर तलवार को सुनाई है उम्र कैद की सजा। सिंधु, साक्षी और दीपा को 1 करोड़ रुपए देगी अखिलेश सरकार। खेल दिवस के मौके पर यूपी सरकार का ऐलान। प्रदेश के खिलाड़ियों को भी किया जाएगा सम्मानित। कहा, खिलाड़ियों को दी जाएगी बेहतर ट्रेनिंग। जापान ओलंपिक से लाना है पदक। राष्ट्रपति भवन में देश के खेल रत्नों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया सम्मानित। 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न और 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से किया गया सम्मानित। गंगा सफाई पर आजम खान से मिले अयोध्या के साधु संत। आजम का बयान, गंगा सफाई के लिए केंद्र से नहीं मिला कोई पैसा, राज्य सरकार करवा रही है गंगा की सफाई। यूपी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्रियों के तैल चित्रों का हुआ अनावरण। सीएम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव समेत सभी मुख्यमंत्रियों के परिजन रहे मौजूद। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का अजीब बयान। कहा, विदेशी महिला पर्यटक स्कर्ट या छोटे कपड़े ना पहने, रात में अकेले ना घूमने की दी नसीहत। विवाद होने पर दी सफाई। कहा, संस्कृतियों के अनुरूप पहने कपड़े। नमस्कार, प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। वक्त है प्राइम एजेंडे का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जानती हैं कि यूपी की चुनावी जंग आसान नहीं है, लेकिन रैलियों में वो जिस तरह से जीत के दावे कर रही हैं, उसमें उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है और अति आत्मविश्वास के खतरों से आप सभी वाकिफ हैं। मायावती का कहना है कि इस बार बीएसपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। हम ये नहीं कह रहे कि मायावती को अपनी जीत पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन जीत का भरोसा हवा हवाई नहीं होता, उसके पीछे पूरी रणनीति होती है। अगर मायावती के जीत के दावों में दम है तो सवाल है कि क्या मायावती के बयानों के पीछे भी कोई रणनीति है। रविवार को आजमगढ़ की रैली में मायावती ने करीब अपने घंटे भर के भाषण में से पौना घंटा सिर्फ मोदी और बीजेपी पर ही हमला क्यों किया। इसके पीछे मायावती की सियासी चतुराई हो सकती है, क्योंकि मायावती जिस इलाके में भाषण दे रही थी वो मुस्लिम बहुल इलाका था और मुस्लिम वोट पाने के लिए क्या बोलना है और किस पर निशाना साधना है, ये मायावती अच्छी तरह से जानती हैं। रैली में मायावती ने मुसलमानों की दुखती रग छूने की भरपूर कोशिश की और कहा कि जब से मोदी सरकार आई है मुसलमान दहशत में है, उनके साथ सौतेला बर्ताव हो रहा है। लव जिहाद, गौ रक्षा की बातें भी मायावती ने अपने भाषण के जरिए मुसलमानों को याद दिलाई। मायावती ने यहां तक कहा कि बीजेपी सरकार यूपी में चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से युद्ध तक करवा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो यूपी क्या संभालेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती की चुनावी रणनीति क्या है। इससे पहले आगरा में भी मायावती ने दलितों के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। यानी मायावती के एजेंडे में दलित और मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके जरिए वो यूपी चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती हैं। मायावती ने सूबे की सत्ताधारी पार्टी सपा और 27 साल से सत्ता की बाट जो रही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कानून व्यवस्था, अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर सपा सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है। मायावती ने इसी मुद्दे पर यूपी सरकार की खिंचाई की, साथ ही विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को भी लपेटा। मायावती ने हर हफ्ते एक रैली करने का सिलसिला शुरू किया है। मायावती की अगली रैली 4 सितंबर को इलाहाबाद और 11 सितंबर को सहारनपुर में होगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन रैलियों का मजमून भी कमोबेश यही होगा। सवाल है कि क्या मुस्लिम और दलित वोटों के जरिए मायावती अपनी नैया पार लगाएंगी। सवाल यह भी है कि दयानंद सिंह प्रकरण के बाद क्या बीएसपी के अगड़े वोट जो छिटक गए हैं बीजेपी में चले गए हैं। आज का प्राइम एजेंडा इसी पर।
प्राइम एजेंडा में चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कल आजमगढ़ में मायावती ने किस तरह से चुनावी हुंकार भरी और विरोधियों को क्या संदेश दिया। देखिए रिपोर्ट। पिछले हफ्ते आगरा से अपनी चुनावी रैली का आगाज करने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए मुलायम सिंह के गढ़ आजमगढ़ में चुनावी बिगुल बजाया। लिहाजा सुबह से ही महारैली के मैदान में बीएसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जब मंच पर मायावती पहुंची तो फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने मायावती ने माइक संभाला। अपने चिर परिचित अंदाज में भाषण देते हुए न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि कांग्रेस समेत केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्र में बीजेपी और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार अपनी कमियों व विफलताओं पर से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए ये दोनों पार्टियां अपनी अंदरूनी मिली भगत से यहाँ षड्यंत्र के तहत अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भी करा सकती है। वे विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के असूलों व सिद्धांतों के विरुद्ध जाने वाले कुछ आयाराम व गयाराम किस्म के स्वार्थी लोगों ने अपनी पार्टियों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर हमारी सरकार द्वारा सर्वप्रथम यहाँ हर स्तर पर व्याप्त अराजक व जंगल राज को खत्म करके यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। मुलायम के गढ़ में मायावती की ये हुंकार मोदी सरकार के लिए भी थी। इस महारैली में मायावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर बरसी। उन्होंने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण में पीओके और बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने को सीधे यूपी चुनाव से जोड़ दिया और कहा कि केंद्र सरकार यूपी में चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से युद्ध तक करवा सकती है। ऐसे में जनता को इससे सावधान रहना चाहिए। ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपनी सभी कमजोरियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अर्थात ये सरकार यहाँ प्रदेश में चुनाव होने से पहले व चुनाव के दौरान भी खासकर देश में आतंकवाद व कश्मीर के मुद्दे को लेकर युद्ध में भी जा सकती है, ऐसा भी लोगों का मानना है। इसके अलावा मायावती ने इस रैली में केंद्र सरकार पर और भी तीखे प्रहार किए, जिसका मजमून कुछ यूं है। आजमगढ़ में मायावती की बड़ी बात है, बीजेपी बीएसपी के रिजेक्टेड माल को बिना किसी जांच पड़ताल के लेने को तैयार है। बीजेपी के पास यूपी में कोई उम्मीदवार नहीं, छोड़ने वाले लोग शामिल कर रहे हैं। केंद्र से दिल्ली की कानून व्यवस्था तो संभल नहीं रही, उत्तर प्रदेश की क्या संभलेगी। अच्छे दिन के वादे बुरे दिन में बदले। मायावती ने आखिर मुलायम की संसदीय सीट आजमगढ़ में ही रैली का फैसला क्यों किया, इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव जीता था। यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर सपा का दबदबा है। ऐसे में मायावती की पूरी कोशिश सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। आजमगढ़ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इस चुनाव में मायावती दलितों के साथ साथ मुसलमानों को भी लुभाने की कोशिश में लगी हैं। यही वजह है कि मायावती की पहली रैली आगरा में थी और दूसरी रैली आजमगढ़ में। आजमगढ़ से प्राइम न्यूज के लिए आकाश सोनी, नूर आलम और जमुना प्रसाद की रिपोर्ट। बिल्कुल, मायावती ने मुलायम के गढ़ में जिस तरीके से हुंकार भनी, एक तीर से 3 निशाने साधे, सपा बीजेपी कांग्रेस। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा दूं, देवेंद्र नागपाल हैं, पूर्व सांसद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। आपका स्वागत है। और रितु सिंह है, नेता बीएसपी से। आप दोनों का प्राइम न्यूज में बहुत स्वागत। पहला सवाल रितु जी, आजमगढ़ से रैली मुलायम को चुनौती, क्या मायने निकाले जाए? मायावती आखिर वहां पहुंचकर किस तरीके का संदेश देना चाहती हैं यूपी की जनता को?
आपने देखा वो रैली, मतलब किस तरह की वो रैली थी। मतलब वो जो मैदान मुलायम सिंह को मतलब बड़ा पड़ता था, वो हमें छोटा पड़ गया जी। और वहाँ इतने लोग थे, वो लोग सब ऐसे थे जो बहन जी के काम को और बहन जी को देखते हैं, और वो इस रैली में इसलिए आए थे। और जो सपा या बीजेपी या कांग्रेस पे बहन जी ने कहा, वो झूठ भी नहीं कहा, वो सच कहा। अच्छा, आपने देखा कि बीजेपी किस तरह से शासन चला रही है, उनके पास अपने कोई कार्यकर्ता नहीं है, अपना कोई संगठन नहीं है, वो दूसरों के बल पे यूपी में मतलब राज करना चाहते हैं। और वाकई दिल्ली में जो उन्होंने वादे किए, जो केंद्र में रहकर मतलब अभी जो वादे किए उन्होंने जब सत्ता में आने से पहले, उस पर कभी खरे भी नहीं उतरे। और मुस्लिमों की बात करें तो वाकई अब जो दलित और मुस्लिम, ये तो मतलब इनको विचार करने की बात है कि दलित मुस्लिम करे विचार, कब तक सहेंगे अत्याचार। अच्छा। क्योंकि जिस तरह दलितों को पीटा जा रहा है और मुस्लिम लोगों को भी, और मैं एक नेता की तरह मैं आम लोगों से भी जब मिलती हूँ तो मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो वाकई बीजेपी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। अच्छा। उनको लगता है कि यार मतलब हम सब लोग भी तो, जब ये देश आजाद हुआ तो हम भी तो खड़े थे ना, हमारे पेरेंट्स खड़े थे, और आज हमें उस मतलब आतंकवाद पे सारे लोग तो नहीं है ना, वो मतलब अच्छे लोग भी हैं इस देश में, उनको क्यों ऐसे वो क्यों डरे हुए सहमे हुए क्यों रहते हैं। तो बीजेपी के शासनकाल में तो वो इसलिए खुश भी नहीं है। और सपा का तो आपने देखा ही है कि सपा किस तरह से यूपी में उनका गुंडा राज है, किस तरह से आप आए दिन जो चीजें आप सामने आ रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, उससे तो साफ है कि इनका गुंडा राज है और किसी तरह की इनकी कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। अच्छा। बस से बदतर दिखाई दे रही है। और अब हमने जो रैली की है, मतलब हमारा मकसद तो यही है कि मतलब जो लोग जुड़े, यानी एक रैली से मान लिया जाए रितु जी के रैली हो गई, हम लोगों पूरा काम हो गया, जनता को देख करके हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अपना संगठन मजबूत करो, काम करो। नहीं, बहन जी की ऐसी आप लोगों की सोच है, लेकिन हमारी सोच ऐसा नहीं है। ये हमारे लोग हैं जो हमारे लिए आए, और हम तो यही अपने लोगों को भी कह रहे हैं, ये मत सोचो कि रैली में इतने लोग थे तो कि हम जीत के उस कागार पे खड़े हुए हैं। हमें और काम करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है कि उस समय जब हम सत्ता में आए तो लोगों को दिखाई दे। देवेंद्र जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से सबसे ज्यादा यानी करीब 1 घंटे का भाषण और उसमें से 45 मिनट पे सारे तीर लगातार केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके संगठन पर लगते रहे, क्या माने? देखिए मारूफ भाई, ये बहन जी का जो विरोध है भारतीय जनता पार्टी के विरोध जी, विरोध उसी का होता है जो मजबूत होता है जी। और प्रदेश के अंदर एक लहर है भारतीय जनता पार्टी की, उस लहर को थामे से कहीं नहीं थुक रहा। अब इन्होंने ये जो रैली की है आजमगढ़ के अंदर, तमाम पूरे प्रदेश से बसें भरवा के और ट्रेनों में टिकटों के पैसे देके वहां पे भीड़ एकत्रित की है, और भीड़ के बल पर ये सोच रहे हैं कि उस रैली को सफल हो गई तो कहीं पे वोट में तब्दील हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। 2017 के चुनाव में 265 प्लस के जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, वो पूर्ण रूप से हासिल करेगी और यहाँ पर सुशासन देगी उत्तर प्रदेश के। मायावती ये कहती हैं कि बीजेपी उनके द्वारा रिजेक्टेड माल को बगैर किसी जांच पड़ताल के अपने यहाँ शामिल कर रही हैं। मैं यही कहूंगा इस बात के लिए कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, यदि वो रिजेक्टेड माल थे तो पार्टी से पहले क्यों नहीं निकाल दिया था जी। और जब हम उसको ले लिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उसके बाद में आपके ब्रजेश पाठक जी आ गए जी। परसों तक वो आगरा में आपके साथ रैली करा रहे थे जी। रैली को पूरे आयोजक वो थे वहां पर, तब नहीं दिखाई दिया कि वो रिजेक्टेड है, तब तो रैली को संभाल लेते वो। और अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो रिजेक्टेड हो गए। अब वो रिजेक्टेड है, वो पता चल जाएगा 2017 के चुनाव में। ऐसा क्यों होता है जब अंगूर अपने पास होते हैं तो मीठे होते हैं, लेकिन अपने से पास से चले जाते हैं तो वो खट्टे क्यों लगने लगते हैं? लालची लोगों के हमारी पार्टी में जगह नहीं है। और जिनकी इन्होंने अभी बात कही है ब्रजेश पाठक की, उस दिन उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को टिकट चाहिए नम्रता के लिए, मेरे साले को टिकट चाहिए, मेरे भाई को टिकट चाहिए। आप बताइए, हम ऐसे किसी को टिकट नहीं देंगे। और जिन लोगों को हम कह रहे हैं ना जो रिजेक्ट, इनके पास अपना संगठन होता ना तो ये उसके दम पे यूपी में सरकार बनाते। इन्हें तो अपने आप कह रहे हैं बीजेपी का कोई संगठन ही नहीं है। इनके देवेंद्र जी को अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, कोई संगठन नहीं है। हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर सबसे बड़ी संगठन की पार्टी है आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। बीजेपी के लोगों को अपने पे भरोसा ना होकर
हमारे से निकले हुए लोगों पे ज्यादा भरोसा है कि वो सरकार बना लेंगे। अरे जो हमारे नहीं हुए वो आपके कहां से हो जाएंगे? कम से कम उस बात को तो सोचते। अगर वो हमारे होते और लोगों के हित के लिए काम कर रहे होते तो वो आज वहीं खड़े होते। वो अपने लिए वो आप लोगों की पार्टी में यहाँ पर दो बार जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बार बार मंत्री बनाया जा रहा हो, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा हो, जगह जगह पर रेडियो में उनका इस्तेमाल हो रहा हो, आज वो निकल गए तो वो रिजेक्टेड हो गए। तो वो लालची है ना। 2017 के चुनाव में धरातल पे आ जाएगी ये पार्टी, कहीं नामो निशान नहीं रहेगा पार्टी का। और आपकी पार्टी ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया ना, तो वो आपकी पार्टी को भी छोड़ देंगे, क्योंकि ना वो हमारी पार्टी के अंदर बिरादरीवाद, जातिवाद और भाई भतीजावाद है ही नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर है जो भी कुछ है, तमाम गुंडे, तमाम बदमाश, जो ऐसे लोग जो महिलाओं के भी, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हो। अभी दयाशंकर जी वाले मामले में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बयानबाजी हुई और हमारी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरह से ऐसे बातों का इस्तेमाल किया, उनकी सभा के अंदर तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसमें मैं सेम कहूंगा बहुजन समाज पार्टी। ऋतु जी आप भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ऋतु जी आपको भी महिलाओं की कदर करने की जरूरत है। आप भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ऋतु जी एक सवाल का सीधा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि मायावती ने पूरे 1 घंटे के भाषण में से 45 मिनट केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री को ही क्यों निशाने पे रखा? यानी एक ये बात तय होती है कि सबसे बड़ी चुनौती जो 2017 में मिलने वाली है वो बीजेपी से है। उनको बोलेंगे हम क्या, सारी जनता उनको बोल रही है कि जो उन्होंने वादे किए वो खरे नहीं उतरे। दलितों के नाम पे उन्होंने, जब दलितों को पीटा गया तो उन्होंने कहा मुझे गोली मार दो। अरे आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा है कि मुझे गोली मार दो। आप में कुछ पावर नहीं है? मतलब आप तो ये दिखा रहे हैं कि भाई मेरा तो कुछ बस ही नहीं चल रहा है। ऋतु जी, मोदी जी की जो पावर है ये इतिहास गवाह इस बात का कि पीओके के ऊपर काला धन वापस आने वाला आ गया। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी बात बेबाकी से रखी है और कहा कि वो हिस्सा हमारा है। लोग कश्मीर को सबसे पहले जितने प्रधानमंत्री बने वो कश्मीर को बचाने की बात करते थे। पहली बार पीओके और बलूचिस्तान के ऊपर खुले दिल से उन्होंने बात रखी है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। अरे किसान, जो छोटा किसान है ना, वो भी आत्महत्या कर रहा है आपके राज में। आप बातें कर रहे हैं। आप लोगों ने उठा लीजिए, आंकड़ों के आधार पर बोले ऋतु जी, बिना आंकड़ों के आधार पर ना बोले आप। इतनी बुरी ऐसी घटना नहीं हो रही। आज भी कई करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। कम से कम आप देखिए आंकड़े उठा के कि किस तरह से करोड़ों लोग गरीबों के लिए रोज रात योजनाएं लाई गई हैं और वो दूरगामी परिणाम लागू हो चुकी है। ठीक है, लागू हो चुकी है, नहीं होता, लागू हो चुकी है। आप जाके देखिए, पढ़िए, फिर बताइए मुझे। नहीं, जिस तरह से आप ये राजनीति है, ये रणनीति है और इस रणनीति को नेतागण भली भांति जानते हैं कि कहां पर किसको चोट मारनी है, कहां पे तीर लगाना है, निशाना कहां पे जाना है। बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत आजमगढ़ में मायावती ने जो हुंकार भरी है उससे बाकी तमाम 3 बड़ी पार्टियों में बेचैनी जरूर हो गई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को खास तौर से निशाने पर रखा, देवेंद्र जी आप भली भांति राजनीति को समझते हैं, बीजेपी में एक अरसे से हैं, साफ उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली जिनसे नहीं संभल रही वो यूपी को कैसे संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम लोग आज जिस तरह से रैलियों के अंदर, अभी एक तिरंगा रैली निकली, तमाम जिलों में, तमाम जनपदों में सांसदों के नेतृत्व में निकली, वो इस तरह से था हुजूम, पूरी पब्लिक इस तरह से उतरी हुई थी, अपनी मोटरसाइकिल, अपना झंडा लेके ऐसे दुनिया पे तमाम किराए पे लाए हुए आपके द्वारा से किराए पे लाए गए लोग होते हैं। हमारे यहाँ पर किराए पे लाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। हमारे यहाँ पर आप जाके पता कर लीजिए, तमाम पत्रकार लोग बोलते हैं जिस तरह से सोच, क्योंकि आप दूसरों पे सम्मान इस बार हुआ है, इससे पहले का तिरंगा का सम्मान इतना हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के
नेतृत्व के अंदर जिस तरह से सब खरीदे हुए लोग थे, वो सारे खरीदे हुए लोग थे। आपकी रैली के अंदर तमाम जितने भी मैंने तो लोग कहा हैं ही नहीं, सब खरीदे हुए लोग आपने कहा, आए। मैंने तो आपकी बात पे बात कहा, आपने कहा कि आपकी रैली में खरीदे हुए थे, मुझे लगता है मेरी नहीं, आपकी रैली में खरीदे हुए लोग थे। नजदीक है, पता चल जाएगा। अभी तो तमाम सर्वे लोग बता रहे हैं कि कौन से नंबर पे पहुंच गई बहुजन समाज पार्टी। सर्वे पॉलिटिकल पार्टीज अपने सहूलियत के हिसाब से मानते हैं, अगर अपने फेवर का सर्वे है तो मान लेंगे, और अगर अपने फेवर का नहीं है तो उसको इनकार कर देंगे। मेरे साथ राज्य मंत्री जुड़ गए हैं, जुगल किशोर जी वाल्मीकि है मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। आपका स्वागत है प्राइम न्यूज में। जुगल जी, क्या कहेंगे, आजमगढ़ जो कि सपा सुप्रीमो का गढ़ है, वहां से कल जिस तरीके से मायावती ने हुंकार भरी, क्या मायने लगाया जाए? क्या सीधे तौर से मायावती ने सपा सरकार को, आपके नेता, आपके मुखिया मुलायम को चुनौती दी? मारूफ जी, आपने कहा आजमगढ़ सपा का गढ़, आजमगढ़ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश सपा का गढ़ है। अच्छा जी, ठीक है। आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं जी। और मैंने अभी भाजपा के और जो भी बसपा के नेता बोल रहे हैं, मैंने उनको सुना जी। जिस तरह आपका वार्तालाप चल रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि ये दोनों दल उत्तर प्रदेश को विकास की जो आज सबसे ज्यादा जरूरत है जी, अगर विकास की बात करेंगे तो शायद इस प्रदेश का एक नया चेहरा आएगा। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो हमारा यूथ है, उसके लिए क्या करेंगी सरकारें, ये आपने देखा है बसपा को भी और भाजपा को भी। अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा एक लंबी लकीर खींच दी है इस प्रदेश में जो आज तक कभी इस प्रदेश में नहीं हुई। आज खेल दिवस था जी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया। जुगल किशोर जी, मुझे ये बता दें कि अब तक कितने सम्मानित आ गए? खिलाड़ियों की याद ही नहीं आई। और उत्तर प्रदेश को सारा पैसा केवल पत्थरों में लगाने का काम किया। आपकी सरकार में चल रही है। हमने इस प्रदेश के नौजवानों को खेल के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम देने का काम किया है। मारूफ जी, आप जानते हैं इस प्रदेश का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अखिलेश जी ने, हम लोग खुद यूथ हैं, हम लोग जानते हैं। देखिए, आप अपनी बात कह लेने दीजिए। जब इस उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच होते थे तो इतना बड़ा सूबा जहां पर कोई मैच नहीं होता था, सारे मैच कहां होते थे? बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़। लेकिन आने वाला भविष्य उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का है। हमने उत्तर प्रदेश को विकास की वो गाथा लिखी है। आप जैसे लोग जितना भी बोलते जाएं, उत्तर प्रदेश की जनता आज अखिलेश जी को जान रही है, पहचान रही है कि हमने एक बार मौका दिया तो अखिलेश जी ने बड़ा काम किया। अगर 2017 हमारी लोकप्रिय जनता ने अखिलेश जी को मौका दिया तो इस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चेहरा पूरे देश में जाएगा और देश का अगला जो भावी प्रधानमंत्री बनेगा वो अखिलेश यादव जी के रूप में। आपने प्रदेश में औरतों की सीढ़ी बना के 50-50 रुपए में बेची और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। ऋतु जी, एक औरत से पैदा है लेकिन औरत की सुरक्षा तक नहीं कर सकते। जुगल किशोर जी, मुझे आप चाहिए। ऋतु जी, आपको पता है बसपा की सरकार में थानों में बलात्कार होते थे, ठीक है, जानकारी है आपको? चर्चा करते हैं जी। हाँ। आप कब से बसपा की नेता हैं? पहले जमीन से जुड़ो फिर नेता बनो। लोगों के बारे में सोचो, थानों में बलात्कार हुए थे, बच्चों के बारे में सोचो। तब क्या कहते हैं, पहले सुरक्षा चाहिए, विकास की बात बाद में। बसपा को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया। मुझे और जुगल किशोर जी, एक भी लोकसभा का सांसद नहीं दिया। समय आने वाला है। आप इतिहास पढ़िए, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़िए। लोगों को बहुत सोच समझ कर वोट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन उस पार्टी को वोट देना चाहिए। ऋतु जी, अभी आप ठीक है, अभी चुनाव में बहुत टाइम है, उसको कैंपेन कर लीजिएगा। जनता किसको वोट देगी, जनता को बता देगी। जुगल किशोर जी, सवाल ये है मेरा
सवाल मेरा ऋतु जी चर्चा करने दीजिए, मैं फिर आपसे जब जवाब ले लूंगा। जुगल किशोर जी ये बता दें, जिस तरीके से मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सामने रख करके बात की कि बिल्कुल चौपट है, उन्होंने दलित और मुसलमानों की बात की, क्या जिस तरीके का एक चिर परिचित वोट बैंक जो मुस्लिम आपके खाते में माना जाता था, क्या वो खिसक गया है? क्या उस पर बीएसपी की नजर है? जिस तरीके से कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं कि आप अखिलेश यादव एक क्लीन और नीट चेहरा है, लेकिन उसके बाद आपके ही मुखिया लगातार मंत्रियों पर, नेताओं पर लगातार नसीहतें और कसीसे गढ़ते जा रहे हैं, तंगी करते जा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, क्यों इस तरीके की दबंगई हो रही है, ये खुद सपा सुप्रीमो कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ठीक है, जवाब लगता है खुलेआम लूट मचा रहा है। जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी, जवाब लेते हैं जी। जुगल किशोर जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी अच्छी कानून व्यवस्था है शायद ही देश के किसी सूबे में घटना ले लीजिए। और जहां तक विकास के बारे में बेहतर आप जानते हैं, अमरोहा की जनता जानती है, और हमारी जहां तक बात है मारूफ जी, हमारा हर वर्ग हमारा वोट बैंक है, पर्टिकुलर ना तो अल्पसंख्यक, ना सवर्ण, ना दलित, हमने सर्व समाज को अपना हिस्सा माना है, सर्व समाज का विकास किया है, और दलितों के लिए सरकार है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अपने कार्यकाल में दलितों के लिए क्या किया? मारूफ भाई, क्या दलितों के घर में खाना खाने से दलितों का विकास हो जाएगा? ठीक है, क्या दलितों के बीच में खिचड़ी भोज करने से किसी का विकास हो जाएगा? पार्टी में विकास आज कालीदास जो मुख्यमंत्री का निवास है, अरे सुनिए, पांच कालीदास जो मुख्यमंत्री का निवास है, जहां आम आदमी नहीं जा सकता था, आज उस पांच कालीदास में एक दलित की बेटी, एक सफाई मजदूर की बेटी सिमरन वाल्मीकि को आज रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड मुख्यमंत्री ने पांच कालीदास ने दिया है। 11,000 आज तक जो हमारे मैं अपने उन दलित भाइयों के बारे में सोचता हूँ जो अपना जूता गाड़ कर अपना परिवार पाल रहे हैं। कभी मायावती ने उनको पांच कालीदास में बुलाया? कभी किसी दलित की बेटी, कभी किसी दलित के घर में गई? चलिए दलित कर रहे हैं। चलिए एक सवाल का जवाब है जुगल किशोर जी, जुगल किशोर जी रहते हैं। इन जिस तरीके से मायावती ने आपको आड़े हाथों लिया है, भाई साहब को क्या पता? दलितों के बीच में हम काम करते हैं, सर्व समाज और अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज का अगर कोई नेता है तो वो एक नेता है और उसका नाम है मुलायम सिंह यादव। चलिए आप सुन लीजिए, मायावती का ये कहना है कि 2017 में बसपा सरकार बनाने वाली है, क्या कहेंगे आप? जुगल जी, अब मुगालते में रहना है तो अच्छी बात है, और एक कहावत है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये आप पर भी लागू होती है। इस प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, लड़ाई सीधी सीधी है फिरका प्रस्तावकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी ने पहले भी फिरका प्रस्तावकों को पीछे ढकेलने का काम किया था। 2017 के भी चुनाव में हम सांप्रदायिक ताकतों को पीछे ढकेलकर उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय जनता से विकास के नाम पर विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देगा। लोग सुरक्षा चाहते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों का विकास हो रहा है, आपकी पार्टी के लोगों का हो रहा, बाकी विकास किसी का नहीं हो रहा। एक सवाल आपसे सीधा, देवेंद्र जी एक सवाल आपसे सीधा, ये जो सवाल सांप्रदायिकता का उठाया, मारूफ भाई कोई मुद्दा नहीं है, ये दोनों पार्टियां मुद्दा विहीन है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको मुद्दा भी दूंगा और उस मुद्दे पर आपकी राय भी जानूंगा, आप बने रहे। देवेंद्र जी क्या कहेंगे सांप्रदायिकता का? नहीं, इन पार्टियों के पास कह रहा हूं, आ रहा हूं, इन दो पार्टियों के पास ठीक है जुगल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सांप्रदायिकता की बात मायावती ने भी कही आजमगढ़ में उस रैली में कि बीजेपी किसी भी तरीके का सांप्रदायिक दंगा करा सकती है, यहां तक कि चुनाव से पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो सकता है, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कोई ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो एक योद्धा के रूप में, एक कुशल राजनीतिक के रूप में और एक ऐसे
प्रधानमंत्री के रूप में कि जिसने खुलेआम पीओ के ऊपर बयान दिया, जिसने बलूचिस्तान के ऊपर खुलेआम बयान दिया, जिस व्यक्ति ने, मोदी जी ने ऐसी स्पीच दी लाल किले से कि पाकिस्तान शतब्द हो गया। आज पता चल रहा है कि वाकई में हमारे यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री है। इससे पहले या तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे या फिर हमारे मोदी जी थे, लेकिन पता नहीं चलता था कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जी कबाब खाने, आपको जानकारी है? अरे आप तो रोजाना नवाज शरीफ की मां के पैर छूकर आए थे। आप तो बहुत जानकारी है आपको? कबाब खाते हैं? नहीं देवेंद्र जी, जिस वक्त बात हुई थी जब प्रधानमंत्री नहीं अरे थे, आपके प्रधानमंत्री एक सर के बदले में 10 सर की बात की जाती बिना बताए थी। आज उनके घर पहुंच गए, क्या तय करके आए, कुछ बता तो दीजिए आप। उनके अंदर दम है, उनके अंदर पहुंचने का। क्या तय करके आए थे वहां पर कि हम लोग आपस में लड़ेंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे? ये काम आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर हमला किया मायावती ने, उससे साफ नजर आ रहा है कि मायावती ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और जिस तरीके से आपके सारे बातों पर, आपके सारे वादों पर देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, आ रहा हूं मैं उसी से बात। चेहरों की कमी नहीं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कोई चेहरा लाना पड़ेगा, चाहे मोदी जी का हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, कोई चेहरा तो आप लाएंगे। अगर इस कश्मकश में रहे तो जैसे दिल्ली चला गया नागपाल जी, बिहार जैसे चला गया तो आपका पड़ोसी नाराज हो जाएगा और आपके पड़ोसी को बना देगा, आप नाराज हो जाओगे। जनता तय कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी के कितने बहुमत से सरकार बनने वाली है। न समाजवादी का कुछ होने वाला है, न बहुजन समाज पार्टी का होना है। अभी तो कोई चेहरा ही नहीं ढूंढ पाए आप लोग। सर पहले अपना बीजेपी अपना संगठन मजबूत कर ले और अपने तो बल पे और अपने दम पे, लोगों के दम पे जो सरकार बनाने की सोच रही है, जो लोग आ रहे हैं उन्हें यही कारण है कि आपकी पार्टी के छोड़ ऋतु जी सारे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। अभी तो मैं कहावत बताऊं, अगर दरवाजा खोल दे भारतीय जनता पार्टी ना, तो इतनी संख्या में आपकी पार्टी के लोग इधर आ जाएंगे कि आपकी पार्टी में नेता नहीं दिखाई पार्टी देंगे। में अरे हमारी पार्टी में तो बहुत नेता आएंगे। आपका एक ही वन मैन शो चलता है, एक बहन कम से कम है तो ना, किसी का है तो ना। हमारी बात अपने मुखिया की मानते तो है ना। आप लोगों का यहाँ तो कोई मुखिया ही नहीं है, आप लोग भी सारे मुखिया हैं और आप लोगों की दम बिल्कुल सही कर रही थी आपने। तो मैं तो कह रही हूँ हर परिवार में ये सारे परिवार में एक फादर होता है तो वो फादर होता है, उसका बेटा बेटा ही होता है। और आपके यहाँ तो जो बेटे हैं ना वो भी बाप बन गए हैं, आपके यहाँ तो बेटे भी बाप बन गए हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए फैमिली में एक मुखिया होता है। चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, आपकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम लिया डंडा मारा निकाल दिया बाहर। अरे जो काम नहीं करेगा, जो मतलब अब मत बोलिए प्रधानमंत्री निकाला ही जाएगा। आपकी तरह थोड़ी है, आपका अपना संगठन मजबूत होता है, दूसरों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आपके लोग तो अपने दुखी हैं, आपके अपने लोग दुखी हैं और इनको अगर वो अभी आप कुछ दोगे नहीं ये भी भाग जाएंगे। मुद्दे पे बात कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार मोर्चे खोल दिए हैं, अभी चुनाव में बहुत समय है, बहुत कुछ कहिएगा। जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला मायावती ने, उसने कहा कि भी अच्छे दिन जो है बुरे दिन में बदल गए हैं। नागपाल जी क्या कहेंगे? देखिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा से लागू की गई हैं वो वाकई में ऐसी योजना है कि जैसे पिछली गवर्नमेंट ने कभी किसी ने नहीं की। तमाम योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिससे कि दूरगामी परिणाम आएंगे। आप सोचे कि 60 सालों में जो काम नहीं हुआ वो 2 सालों में हो जाए, ये लेकिन बातें तो ऐसी की गई, पहले ये 2 पार्टियां थी ना। आज ये कारण है कि सब लोग परेशान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया के तहत भारतीय जनता पार्टी चल रही है, सारी पार्टियां तो भाई है, क्या वो राज नहीं कर सकती? अगर ये संविधान इसे लागू कर देंगे ना ठीक तरह से, ये जनसेवक बन के काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। लेकिन ना बीजेपी ने क्या ना कांग्रेस ने क्या, दोनों चोर हैं। बहुजन समाज पार्टी सिवाय टिकटे तक बेच रही है और तो काम छोड़ दो आप। अगर आप लोग ये मिशन को अच्छी तरह चलाते, ये संविधान ठीक से लागू करते तो आज हमारे को शायद ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 80% लोगों को आपने कुछ नहीं दिया। चलिए मिशन तो हमने इसलिए ठीक है हम लोगों को मिला ही नहीं। ऋतु जी देवेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि वाकई अच्छे दिन आ गए? मैं बिल्कुल मानता हूँ जी, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, कैसे आ गए हैं? देखिए आप सुन लीजिए ऋतु जी, जवाब ले लीजिए। जवाब ऐसा है जी जी, आप दाल को खाली बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, आप बोलिए। आप ये देखिए कि गन्ने का भुगतान
हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ पे किसानों को जो जीवन यापन करने की बड़ी परेशानी पड़ गई थी। आज किलो प्याज किसानों को ये देते हो आप लोग। ठीक है ऋतु जी, वो आत्महत्या कर लेते हैं। जवाब दे लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पर है वहाँ का आंकड़े देख लो, और दूसरी सरकारें जहाँ पर है उनके आंकड़े देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। पूरा देश देख रहे हैं जिस तरह से योजनाएं उन्होंने लागू करी है, उज्ज्वला योजना जो देश की। अरे आप खाली मुद्दा विहीन बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रही हूं। ऋतु जी चर्चा पे आते हैं। सोचना चाहिए आप लोगों को। ऋतु जी चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए अगर आप फंस जाएंगे तो बात आगे नहीं हो पाएगी। देवेंद्र जी कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने ये कहा कोर कमेटी की बैठक में कि हमें 30 से 35 साल चाहिए और ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम जीतते रहें। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो जो अच्छे दिन है उनको आने में भी 30 से 35 साल लगेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कहा कि 30-35 साल लगातार अगर सरकार हमारी रहती है तो विश्व में हमारा पहला नंबर होगा। और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 5 वर्षीय योजना होने पर प्रत्येक व्यक्ति, अभी 2 साल ही हुए हैं, जन जन के अंदर ये मैसेज पहुंच चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उन्हीं का ही परिणाम है कि तमाम टीवी के सर्वे दिखा रहे हैं कि आज मोदी जी नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 पर प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। दूसरे लोगों का नाम ही नहीं आ रहा। स्वीकार भी करते हैं। 5%, कोई 7%, मोदी जी आ रहे हैं 80%, 90%। ये हालात है हमारे मोदी जी के। अच्छे दिन आ रहे हैं तभी तो उनका नाम लोग ले रहे हैं। जुगल किशोर जी, आपके लिए भी अच्छे दिन आ गए होंगे। प्रदेश में बिल्कुल हर जगह बिल्कुल हरियाली और खुशहाली छाई हुई होगी। जी कितने करोड़ लोग जुगल किशोर जी को भूखे सो जाते हैं। सुन लेते हैं ऋतु जी सुन लेते हैं। ऋतु जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। ऋतु जी आपके पास आ रहा हूँ। ऋतु जी एक मिनट चर्चा करें। सामने रेस को से वहाँ औरतें ना पानी के लिए बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पतियों से ज्यादा ना पानी का इंतजार करती है। ऋतु जी घर में पौधे चल रहे हैं। ऋतु ये है आपके तर्कों मोदी पे जी बात रहते होगी हैं। तो शायद लोग सही बात रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अपनी बात रखिए आप जुगल जी। जी मुद्दा विहीन हम लोग अगर बात करेंगे तो सही तर्क नहीं निकल पाएंगे। जी जिस तरह देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को एक मैंडेट दिया था जी, और आप भी जानते हैं और शायद मैं समझता हूं आपको कहने में हिचक हो रही होगी या शायद कोई बात, वो बात मैं कह सकता हूं, देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अभी सर्वे आया था, कौन से नंबर पर पहुंच गए आप? सुन लीजिए देवेंद्र जी, सर्वे आया, देवेंद्र चर्चा करेंगे तो मजा आएगा। देश की जनता ने आ रहा हूं आपके पास दिया है देवेंद्र, आपके पास आपके पास पायदान पर रहेंगे बसपा में, आपने कंपटीशन रहेगा दूसरे नंबर पे कौन आए। दाल की बात आई तो आपने घुमा दिया। पानी और बिजली आप चलिए नागपाल जी, इसलिए शायद आपको आप पार्टी के हैं क्या? और आप पार्टी वालों से पूछो मुख्यमंत्री कौन सी सरकार का है वहाँ पर? देवेंद्र जी वहाँ बिजली और पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है वहाँ दिल्ली के अंदर? केजरीवाल जी से जाके पूछिए, ये करेंगे ये करेंगे ये राजधानी है लेकिन सरकार किसकी है वहाँ पर? बहुत पहले देश का चलिए ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहता है हमने तो एक चुनावी जुल्मा कहा था, जुमला कहा अब चुनावी जुल्मा कहकर सारी बातें भूल गए, जनता को लूट लिया, जनता को बहुत लूट लिया। आपके यहाँ पे आपके नेता जो वरिष्ठ नेता हैं आपके वही कह रहे हैं कि आपके नेता समाजवादी पार्टी के विधायक जनता ने जवाब दिया बिहार में कब्जे कर रहे हैं, जनता ने जवाब दिया दिल्ली कर रहे हैं, तमाम थाने और तहसीलों को खरीदने का काम कर रहे हैं। पार्टी को उत्तर प्रदेश में तो अच्छी तरह सब जान जमीन पे जाइए और लोगों से पूछिए। सुन लेते हैं, देखिए मैं पार्टी की खाद्य रसद अंदर जाके देख लें आप किस तरह से कोल्ड की दुकानों पर निरस्त किया जा रहा है, किस तरह से पैसे लेके बाहर किया जा रहा है, किस तरह से लूट खसोट मची हुई है। रिक्शे वाले से बात करिएगा, पान वाला खोमचा देखा, खोमचा पान वाला 2017 में पता चल जाएगी, सबसे बात करके देख लो आप। चाय वाला है, चाय जो बेचता है, चाय वाले से बात करिएगा। ऐसी गरीब जनता को लूटा है कि उनसे बद्दुआ निकल रही है कि ऐसे ठग को, ऐसे धोखेबाज को हमने सत्ता सौंप दी जिसने हमारा भविष्य अंधकार में डुबो दिया। चलिए
देश में पूर्व की सरकार थी कांग्रेस की, जब दाल 65 रुपए में बिकी थी, इनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थाली और बेलन लेकर दिल्ली में हल्ला मचा रही थी कि महंगाई महंगाई महंगाई। और आज 2017 में सब पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। महंगाई में बोलो, विकास के ऊपर बोलो। मैं कहता हूं कि लाइन ऑर्डर बताओ, आपका लाइन ऑर्डर क्या है? आम आदमी सुरक्षित नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। विषय छेड़ा है ये पूरे प्रदेश की जनता। चलिए ठीक है, आने वाले 2017 में भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी का और बसपा का सफाया हो जाना है इस प्रदेश से बिल्कुल वापस बिल्कुल बोला काम करेगी। बिल्कुल बोला। नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दोबारा मौका देगी। ऋतु जी आपसे ही सवाल पूछता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से एक एक करके आपके बड़े नेता जो हैं दूसरी पार्टियों की तरफ पलायन करते जा रहे हैं और इसकी चिंता का इजहार खुद आपकी सुप्रीमो ने किया कि इससे हमें, सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए, कि ये चिंता है और ये चिंता बहुत बड़ी चिंता है, बहुत नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करनी है। यानी मायावती को और बीएसपी को यह एहसास है कि उनके पास से बहुत बड़े लोग निकल गए हैं और कहीं ना कहीं जो जनाधार पहले हुआ करता था वो खिसक गया है। सर पहली बात कि जो आप कह रहे हैं खिसक गए, अरे नेता का वजूद उसकी पार्टी से होता है, नेता का वजूद अपने आप से नहीं होता, क्योंकि नेता पार्टी से बनता है, ना कि नेता से पार्टी बनती है। और बीएसपी अपने आप में एक सक्षम पार्टी है, नेता का वजूद कार्यकर्ता से होता है। अगर कार्यकर्ता ही नहीं आपके पास में तो नेता कहां से रहेगा? तभी तो आपने हमारे रिजेक्ट माल को फटाफट अपने पास में कर लिया। आपके पास तभी सोम प्रसाद मौर्य जी को बार बार आप जो कैबिनेट मंत्री देते रहे, बार बार उन्हें कई बार समझाया और आज वो रिजेक्टेड माल हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमने कई बार उन्हें समझाया, लेकिन उनकी समझ में उनके अंदर लालच भरी हुई थी और इसी लालच की वजह से समझाने की जरूरत है। आप तो अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। अरे बीजेपी में चले गए, अपनी बात पे कायम रहे। रिजेक्टेड बार बार आप समझा भी रहे थे, आप रोक भी रहे थे उन्हें, और वो रिजेक्टेड भी है। हर माँ जैसे परिवार में होते बच्चे को समझाया जाता है ना, और निकल जाए तो रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल निकल गए तो रिजेक्ट हो गया। आपके पास दम ही नहीं है, आपकी पार्टी में दम का है, बताइए ना। आपके क्या मैं मानती ठीक है, आप उन लोगों को टिकट मत दीजिए, कोई पद मत दीजिए जो पार्टी से निकले, और अपने लोगों को बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाए, तब मैं मानूंगी। इन लोगों को, ये लोग भागते हैं या नहीं भागते, बोलने की बात कर रहे हैं, मैदान छोड़ के भागेंगे, बात कर रहे हैं। ये मैदान छोड़ के भागेंगे कि हमारी नेता एक ही है और नेता और कोई नहीं हो सकता। अरे कार्यकर्ताओं के बिना तो पार्टी रह ही नहीं सकती। कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता थे और ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी को चलाने में अपना दमखम रहना था। 2017 में पिछड़ा जितनी जाती है सारे के सारे बाप हैं। प्राइम मिनिस्टर को तक उसको मान आप देख लेना, 2017 में पिछड़ा एक जाति का वोट आपको मिल गया, पता चल जाएगा आपको। सारा का सारा भाजपा की तरफ लाइन कर रहा है। आज बात मत करिए, चलिए ये बताएगा 2017। ठीक है 2017 बताएगा। देवेंद्र जी मुझे आप बता दें, दलितों को लेकर के जिस तरीके से मोदी जी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अमित शाह जी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं एक तो शक्ल ये दिखती है, दूसरी शक्ल ये दिखती है कि गुजरात में जो दलितों के साथ हो रहा है वो अलग। तो ये दोनों अलग अलग चेहरे हैं, इनमें से कौन सा चेहरा सही माना जाए और कौन सी तस्वीर बीजेपी उत्तर प्रदेश में दिखाना जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, उनका जो कहना है कि सर्व समाज की बात हमारी पार्टी करती है जी, उसी मुद्दे को लेकर वो तो तमाम एक मिनट बहन जी, मुस्लिम को तो अभी 2 मुस्लिमों को पीटा गया था मध्य प्रदेश में, क्या कर लिया आपने? बहन जी मैं बताता हूँ, तमाम नहीं थी वो औरतें नहीं थी। अरे आप खाली मुद्दा भी बात कर रहे हैं, आप बात सुन रही, खाली बात कर रहे हैं बस्ती की। जवाब ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से दलित आज हमारी तरफ देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं माननीय पीट रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और उनको हम गले से लगाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि सभी जातियों को अपने गले लगाया जाए, उसी के तहत वो योजना हमारी मुस्लिम भी ये समझ चुका है। अरे आप मुस्लिम तक का भी मुस्लिम तक
आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। आप खाली बहस कर सकती है, आप खाली शोर मचा सकती है, चलिए बात कर रही है आप, कुछ नहीं कर रही है। चलिए चर्चा में मैं अजय जी को भी ले लूं, कांग्रेस से। अजय जी क्या कहेंगे? मायावती ने कल की रैली में कांग्रेस पर भी निशाना साधा और खास करके जो आपकी सीएम कैंडिडेट है शीला दीक्षित, उनको लपेटा कि जिस तरीके से सीएम होते हुए उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बेइज्जत किया था, उसको यूपी के लोग नहीं भूल पाएंगे। देखिए, मैं क्षमा चाहूँगा सबसे पहले कि मैं 27 साल और उत्तर प्रदेश बेहाल, इतना जाम और इतना बुरा हाल था इस जरा सी बारिश में। नोएडा जैसी हॉट सिटी का जो टॉप मानी जाती है कि मैं आप पहुँचते पहुँचते घिसटते पैदल भाग के आया हूँ और चला हुआ अब यहाँ पहुँच पाया हूँ, तो क्षमा चाहूँगा दर्शकों से और आपसे। दूसरा मैं ये कहूँगा बहन मायावती जी की बात पे, तानाशाही केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम बीजेपी बीएसपी में होता है और किसी नेता की हिम्मत नहीं है और केवल टिकटों को टिकटों को बेचने का काम पूरे देश ने देखा। विधायक छोड़ के जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी पार्टियां अपनी अपनी नीतियां हैं, बहन जी की हो सकता है सर्वप्रिय नीति हो, लेकिन ये आडंबर मैं करूंगा, ये आडंबर और ढोंग बहन जी दलितों को ठगने का काम कर रही है पिछले अनेकों वर्षों से उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रदेश में अब ये दलित जान चुका है उत्तर प्रदेश में वो ठगाई में नहीं आएगा। वो एक स्वच्छ सरकार, वो ऐसी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे, वो एक सरकार जो भ्रष्टाचार चलिए महिलाओं की सुरक्षा करे, नौकरी दे, सड़कों की व्यवस्था सही करे, लाइट की व्यवस्था सही करे, उत्तर प्रदेश का विकास करे, अपनी अजय जी औरतों का रेप हुआ, क्या सुरक्षा दी आपकी? आप राजधानी की बात कर रहे हैं। ऋतु जी आप सुनने का प्रयास कर लीजिए। बहुत देर सवाल ये कोई मंच नहीं है जहाँ हमारी भाषा सवाल बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तभी तो लोगों को पता चलना चाहिए। लोगों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग कांग्रेस की बात करते हैं, लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते। अपनी मूर्ति कौन किसको पसंद करता है नहीं करता है, आप लोगों ने चुनाव में जनता बताएगी, शराबा करेंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी। हम भी तो जलते हैं, जल के क्या कहते हैं उसी पे ही हो जाते हैं। जी बेचने का काम मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास मैं आ रहा हूँ आपके पास पूरे देश में आप लोगों ने और आज आजम खान जी का बयान आपने सुना, डॉक्टर बाबा साहब ने जब संविधान दिया था ना, समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है। आज आजम खान ने कहा जब जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं। ऐसे ही बीएसपी के लोग बाबा साहब के नाम पर हितैषी बनते हैं और बाबा साहब को बेचने का काम करते हैं। दलितों को हितैषी बनते हैं, लेकिन वोट और नोट बेचकर सीट बेचने का काम लागू नहीं करा। चलिए अगर संविधान को लागू कर देते तो आज देश होना था वो हो गया। देश का महिलाओं की विकास सुरक्षा से किया कोई मतलब नहीं और न करेगी। और बहन जी के भाई आनंद जो 100 कंपनियों के मालिक है पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले में अजय जी चर्चा कर दे। अजय जी, ऋतु जी, जिस तरीके से तमाम पार्टियां खास करके मायावती ने कांग्रेस को ये कहा, बीजेपी के हमारे मित्र ये भी यही कह रहे थे, खुद सपा के जो राज्य मंत्री हैं जुगल जी वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है यूपी में कहीं पर भी रेस में नहीं है। देखिए ये आकलन है। अब उत्तर प्रदेश के लोग, मेरी थोड़ा सा बात मैं चाहूंगा कि सब लोग ध्यान से सुने। पार्टी की सरकार किसी की आए, राज बब्बर जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में, सर्वदलीय मूवमेंट को लेकर मुस्लिम, शुल्कास्ट, ब्राह्मण्स, बैकवर्ड, सुनार, अति पिछड़ा, आप जाति की बात कर रहे हैं? 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार 27 साल में लोग उठ चुके हैं। सपा और बसपा की सरकार से उठ चुके हैं। 2.5 साल में देश की भैया देश की सरकार सवाल पे आ रहा हूँ। 2.5 साल में देश झूठे वादे, झूठे सुरक्षा, झूठे कालाधन कांड होता है दिल्ली के अंदर, झूठे सुरक्षा के अंदर सरकार किसकी, अब किसकी रेप हो रही है। अब आपने खुद नहीं मोदी जी की, अब बीजेपी के लोग नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। झूठे वादे, आदर्श ग्राम का काला धन, महिला सुरक्षा,
साल के कार्यकाल उत्तर के प्रदेश अंदर के लोग एक त्रस्त घोटाला आ चुके कोई सामने हैं बोल के और दिखाए, कांग्रेस के हम तब नेतृत्व मानेंगे इस बात को के लिए। कांग्रेस की तरफ निहार रहे हैं। कांग्रेस चली जन जन की ओर, चलिए, अब विकास के कांग्रेस साथ चली जन जन की ओर, विकास के कहीं साथ गोपाल आप चल रहे लोगों हैं। की। और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लेकिन बयान है अजय जी, 2017 में अजय जी, कि जनता अजय जी, मुंहतोड़ जवाब अजय जी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस, लोग, अजय जी, बिल्कुल वोटर सर, 2 लाख आप मोदी जी ने ठीक वादा है, किया ठीक है, था नौकरी देने का। क्या 2000 नौकरी दी उन्होंने? बेरोजगारों को ठगने का काम क्या मोदी जी दिया कर रहे कांग्रेस ने? हैं। ये बेरोजगारों को बताओ ना। काम ठगने का। अरे कांग्रेस ने क्या किया? अगर हम बात पे चले, जिनसे वोट अगर लिया, कांग्रेस उनको कुछ नहीं अनाज दिया। घोटाला, अरे सुनने तो दो पहले पूंजी लोग घोटाला, चलिए, चोर घोटाला, तमाम घोटाले में पीछे आप कोई सरकारें नहीं तमाम रही, सारे जिसको घोटाले, जब हाथ लगा उसने विकास घोटाला किया। 70 साल में कितना विकास करा है? अरे वो तो सब आपने देख रहे हैं साझा सर। सरकार कितना में विकास करा है? जो विकास दिल्ली नहीं का हुआ, नाम वो लोगों को पूरे वर्ल्ड में दिखा घूम गया। दिया। कॉमनवेल्थ आप से क्या आपकी जो करेंगे? हैसियत बनी आप है विकास और आप किया। बातें अरे कर रहे हम हो। दिल्ली में विकास नहीं टिके हुए नहीं है आप लोग। उत्तर प्रदेश को कहीं दिखाई आपने नहीं तो दे रहे। दिल्ली का का प्रताप विकास किया, बीजेपी को और उतारना पड़ेगा। उनको ऐसे- और जो बोलिए अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो वो शायद भी बोर्ड में तब्दीली आप में हो से सकती किसी की बात सुनी जाएगी, लेकिन इस तरीके से आप शोर सर, मचाएंगे, आपने चर्चा दिल्ली का नहीं विकास नहीं किया, पूरे चल, देश की बात कर रहे हैं आप। ऋतु जी, पूरे आपके देश पास में जो दिल्ली की ठीक है, स्थिति- अजय जी, अरे अजय जी, लोगों अच्छा, गांव में बात- जाइए, नीति देखिए जी, कई लोगों को तो ट्रेन बीएसपी भी का नहीं देश पता। की आजादी में क्या योगदान है? बीजेपी का देश की आजादी में क्या योगदान है? बातें आप बहुत बड़ी बड़ी करते तभी हैं। तो आपने वो संविधान लागू बातें नहीं आप किया। बड़ी बड़ी देश की करते हैं। आजादी में क्या है? कांग्रेस अरे का तो आजादी बड़ा है। सर, उस तमाम दलित ग्रुप आदमी के ने रख दिया। संविधान पूरे देश लिखा को और कंगाल आपने छोड़ तो दिया। उसे पार्लियामेंट में कांग्रेस नहीं वाले आने दिया। बचाने से अगर आप लोग ये सोचते हो आपकी गलत बात सही हो हमारे जाएगी। देश को आगे अरे, बढ़ाना बचाने से गलत अरे, बात सही हो बाबा जाएगी। साहब को सत्ता पार्लियामेंट में नहीं आने बहुत दिया। जानती है। आपके और कांग्रेसियों ने देश शर्म तरह दिया। पहचान चुका है कि दलित बीजेपी लोगों की को नकली कलई खुद देश के चुकी अंदर ये पता है नहीं और चलता कि कोई कितना परसेंट प्रधानमंत्री गिराव भी है। कर चुका है। चुनाव में अभी टाइम है। कि माननीय और मोदी सवाल जी की एक बसपा पहचान का। बनी है। चुनाव में अभी टाइम है, बहुत टाइम मिलेगा चुनावी कैंपेन करने में। यहाँ चर्चा करेंगे तो शायद आपकी कोई बात जनता तक पहुंचे, शायद वो अपनी कोई राय बनाए। आज आप बातें बना रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अरे उत्तर प्रदेश हिंदू में कोड भी आप लोगों की कांग्रेस सरकार ने पास नहीं होने दिया। कि बुलंदशहर में हिंदू कोड रेप बिल की क्या घटना था? हुई और फिर दोबारा रेप की घटना और नहीं आप हुई। आप कैसी हिंदू महिला कोड है? की वजह से आप आपकी संवेदनाएं इंदिरा व्यक्त गांधी नहीं कर रही है ऋतु प्रधानमंत्री जी। बनी। आप नेतागिरी बाबा कर रही साहब है। नहीं होते ना, आप महिला तो को आज संवेदना कोई ही नहीं कर रही महिला है। को सम्मान नहीं मिलता। आप महिलाओं बातें में बनाते हैं। संवेदना ही नहीं आपके कर रही लोग है। ठीक है, ये ठीक है, रूढ़ानी ठीक का है। महिला है। प्रचार करते हैं। ऋतु बुलंदशहर सब लोग में इस बात इतनी में बड़ी खड़े थे घटना हो कि गई नहीं, उत्तर प्रदेश और के हिंदू अंदर कोड ये के पास ब्याह नहीं की होगा। आई है। संविधान पहले जागी लागू नहीं। नहीं होगा। तमाम खुलेआम एकदम चलिए। माँ और बेटी के साथ में बलात्कार होता है। चलिए, रेप चलिए, होता है ठीक है, उत्तर ठीक है, प्रदेश के अंदर। ठीक है, एसपी के लोग नहीं है बिल्कुल भी। नसीमुद्दीन अजय जी, सिद्दीकी अजय के जी, नेतृत्व में अजय जी, देखिए। बहन जी की रैली में सर, दया अपनी शंकर बात सिंह की बेटी के करिए। लिए आप लोगों ने तो अरे तुम दया अपने शंकर लोगों की सिंह बात करिए, जो अपने तो बीजेपी देश के का ही उपाध्यक्ष विकास थे नहीं होने उसकी दिया। बेटी के लिए कांग्रेस तो बाबा ने तो साहब और देश का क्या विकास उनका नहीं होने संविधान दिया। ये कहता था कि महिलाओं की बेइज्जती करे। चलो, आप चलो, ऐसे बीजेपी के नेता है कि इतना अत्याचार और इतना आप शब्द सुने और आप फिर भी सर, बैठ के जिस जो तरह आप बोल बसपा रहे के हैं ना, सुनने आपको हाथ लग में नहीं मिला रहा रहे कि हैं। आप पढ़े लिखे वही नेता हैं। बिल्कुल चलिए। मिला रहे हैं। आपका काम सिर्फ बोलने का अभी है कि आपको ये नहीं पता धरातल क्या पे कहा आप था कहीं पर बीएसपी नहीं के है। लोगों ने धरातल पे क्या समाप्त कहा है। था दया शंकर कांग्रेस सिंह की पार्टी लड़की कहीं के दिखाई नहीं लिए देती। क्या कहा था उसकी कहीं पत्नी के लिए पूरे प्रदेश के आपको अंदर भी शर्म जो आनी आपकी चाहिए 10-12 जनाब। सीटें अभी पिछली बार थी 5 सीटें वाली मिलने वाली पूरे चलिए, प्रदेश के ठीक है। अंदर। आपको पता चलेगा जब अजय जी, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, चलिए, कांग्रेस ठीक है। सरकार बनाएगी जब आपको चलिए। पता खत्म हो गई चलेगा। अजय जी, 2017 अजय जी, में सर, आ आपकी रहा है। पार्टी जीरो हो चुकी है कांग्रेस एक एक कमेंट जुगल जी से ले लेते हैं। मन को बहलाने को जुगल गाली जी, भी क्या हाँ, अच्छा है? जी अपनी बात रखें। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए जुगल जी कहे। देखिए, सभी तीनों हमारे सम्मानित प्रवक्ता लोगों की बहुत अच्छे अच्छे वचन सुन के मैंने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया। जी, मालूम है। और सुन मेरी लीजिए, सुन उत्तर लीजिए। प्रदेश की जनता भी महसूस कर रही होगी कि किस तरह इन लोग आपस में 5 वाद काले विवाद दास कर में रहे बिरयानी हैं खाने के सिवा और दूसरा उत्तर काम प्रदेश नहीं के बात विकास नहीं में कीजिए कोई नहीं आपके सोच पास। रहा। और उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो समाजवादी सरकार सर, सोच बहुत विकास अच्छा। नहीं चाहते, ये पहले जमीन सुरक्षा विवादी चाहते बताया हैं। आपने। लोग, पहले मारूफ सुरक्षा तमाम चाहते यहाँ हैं। माइक लेके तमाम- बोलने से नहीं होगा। सुन लो तमाम जरा। जगह और टूटी-फूटी सड़कें। हमने इस प्रदेश सुन को लो जरा क्या विकास कह रहे दिया है। चलिए। हमने इस प्रदेश को एक विश्वास दिया है और उस विश्वास के साथ साथ एक सवाल पूछो। आने वाले तमाम सर्वे 2017 दिखा रहे हैं में कि बहुत कौन सा संक्षेप में, नंबर बहुत पार्टी संक्षेप में, आपकी। समय नहीं है मेरे पास। जुगल किशोर जी और यही सारे एक मिनट साथी प्लीज, लोग मारूफ जी, साहब
माननीय मुख्यमंत्री जी को जुगल जी एक सवाल ले लीजिए जी जल्दी से। इन लोगों अजय जी ये लोग आपस में ऐसे ही लड़ते हैं और समाजवादी सवाल पूछिए, समय नहीं है। आज आजम खान जी आपके वरिष्ठ मंत्री हैं, दौड़ती चली मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने कहा है भाजपा
कहा है कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। आप इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे जुगल जी, प्लीज? अरे आप हमारे लोगों की चिंता मत करिए, आप अपने लोगों की चिंता करिए। आपने तो वैसे ही अपनी पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, एक किराए पे दे दी है, एक बाहर का आदमी कांग्रेस चला रहा है, रणनीति में जैसा विकास के घुमाता साथ है, सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आप तो हम नेता भी हो गए, करने को तैयार है। आपका हम महिलाओं की इज्जत से समझौता नहीं करेंगे। हम बेरोजगारों से बहुत शुक्रिया आपका, जुगल किशोर जी आपका, ऋतु जी आपका और नरेंद्र नागपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नेता जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शोर शराबा, ऐसा ही कुछ हाल, ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जनता खुद कश्मकश में है कि इन 4 बड़ी पार्टियों में से किसको चुने, और जिस तरीके का चुनाव इस बार होने जा रहा है वो अपने आप में एक इतिहास बनाएगा। अगर मुद्दे सही नहीं मिले, भटकाव होता रहा, तो सरकारें भी भटकती हुई नजर आएगी और मुद्दा विहीन होगी। इससे ज़रूरी है कि मुद्दे के साथ संजीदगी हो, ताकि सत्ता भी संजीदगी भरी अपने काम को कर सके। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।